जैसे कि जीपी का अगर मैं ऐसे नॉर्मल फॉर्म बोलूं तो मान लीजिए पहला टर्म है आर, और जो कांस्टेंट नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अगला नंबर लाने के लिए, लेट इट बी फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कांस्टेंट नंबर लेट इट बी आर। ठीक है, तो दिस इज ए इंटू आर, इसके बाद ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब, इस तरीके से ये चलते जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चलते जाएगा। Here first term is a and common ratio, जो कांस्टेंट नंबर है ना वो कांस्टेंट नंबर को यहाँ पे कॉमन रेशियो बोला जाता है एंड वी रिप्रेजेंट इट विद आर। ठीक है, तो अगेन गाइस व्हाट इज जीपी? जीपी एक ऐसा प्रोग्रेशन है जहां पे जो करंट टर्म कैसे ऑब्टेन किया जाता है, उससे जस्ट पहले वाले टर्म पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, उससे जस्ट पहले वाले टर्म पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जीपी सॉरी। एपी में क्या होता था, एपी में जो पिछला टर्म है वो कैसे ऑब्टेन करते थे हम लोग, हम उसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते रहते थे, यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होते जाता है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होते जाते हैं। जैसे कि कुछ अगर एग्जांपल्स लिखूं, 2 4 8 16 32 64, दिस इज अ जीपी। ठीक है, दिस इज अ जीपी बिकॉज द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2, है कि नहीं? द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2, यहाँ पे भी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा जीपी का एक एग्जांपल। मान लीजिए दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं, 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3 टू द पावर 4 1/3 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे जीपी कैसे बन रहा है, यहाँ पे जीपी बन रहा है, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो अब हम जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक से छोटा है, तो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 1/3। तो 1/3 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1/3 का स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1/3 का क्यूब। 1/3 का क्यूब को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1/3 पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल फॉर्म, मतलब दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीपी। ठीक है, इस तरीके से हम पहचानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है ना? ठीक है, बस जीपी क्या होता है गाइस, तो एपी में हम कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं पिछले टर्म पे, तब जाके अगला वाला टर्म आता है, और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करते, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हो, कहाँ पे ए के प्लेस में कुछ कह रहे हो शिवम, समझा नहीं मैं। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, प्रीसीडिंग टर्म हमेशा फ्रैक्शन ही होगा, जरूरी नहीं है आदर्श। ये देखो पहला एग्जांपल जो लिखा है 2 4 8 16 32, इसमें ये तो सारे ऐसे भी मेरे पास इंटीजर्स है, और जो कॉमन रेशियो है वो भी इंटीजर है। ठीक है, जनरल फॉर्म है। हाँ, ये a इंटू ए पावर a इंटू आर, ए आर स्क्वायर, ए आर पावर 3, इस तरीके से लिखा हूं अभी। ठीक है, बताता हूँ आनंद, उसका भी आंसर देता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे पहला टर्म को बोला जाता है a, और जो कांस्टेंट नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको कहते हैं कॉमन रेशियो। जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस होता था ना, यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है, और इसका हम नाम लेते हैं r, मतलब जनरली यहाँ पे r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो यहाँ पे नोट करने लायक है। पहला, the first term
ठीक है, द फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज the first term can never be, ठीक है, the first term can never be 0। आप समझ सकते हो कि पहला टर्म अगर 0 होता है तो फिर जीपी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जीपी में रीजन क्या है, जो कॉमन रेशियो होता है आर, ठीक है, जो कॉमन रेशियो होता है आर, ये हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, हो सकता था a2 अपॉन a1 कर रहे हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, हो सकता था हम थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म कर रहे हैं, हो सकता था हम nth टर्म अपॉन n-1 टर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर a1 को मैं 0 ले लूं, पहला वाला टर्म अगर 0 ले लूं तो इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म इसीलिए कभी 0 नहीं हो सकता, फर्स्ट टर्म कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो दोनों, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें डाउट मत करना, ठीक है। आपको जैसे ऐसे एपी देखने को मिलते थे जहाँ पे नेगेटिव टर्म्स हैं, यहाँ पे भी आपको ऐसे जीपी देखने को मिलेंगे जहाँ पे नेगेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, एंड कॉमन रेशियो भी नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अच्छा, तो अभी तक क्या क्या चीजें देख ली हमने, जीपी का जनरल एक्सप्रेशन देख लिया, कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे वो देख लिया, एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स देख लिए। अब एक छोटा सा फॉर्मूला अब एक छोटा सा डेरिवेशन है वो nth टर्म के लिए, ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है nth टर्म के लिए। सर, हाँ बोलो। सर वीडियो पॉज, आपका इंटरनेट वीक है, वीडियो आपका इंटरनेट वीक है, आपका आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है। nth टर्म ऑफ अ जीपी, nth टर्म ऑफ अ जीपी, आनंदराज आप कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लो पहला टर्म, ठीक है, या मतलब आप अगर एक कॉमन रेशियो नेगेटिव लोगे ना, कॉमन रेशियो जब आप नेगेटिव लोगे तो उस केस में ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आते रहेगा, ठीक है, कोई भी कॉमन रेशियो नेगेटिव लेके चलो। नितेश, ओके, सो nth टर्म ऑफ अ जीपी, अब यहाँ पे पहला टर्म है a, अगला टर्म है ar, अगला टर्म है ar स्क्वायर, राइट, ऐसे चल रहा है ना, फिर पिछले टर्म में r मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अगला टर्म मिल जाएगा ar क्यूब, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि पहला टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, और r इज इक्वल टू 0 कहने के लिए, मतलब कितने r है तो एक भी r नहीं है। यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म है और r कितने प्रेजेंट है, एक r प्रेजेंट है। यहाँ देखिए थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म है, r कितने प्रेजेंट है तो 2 r है। यहाँ पे फोर्थ टर्म देखिए, तो फोर्थ टर्म में कितने r प्रेजेंट हैं तो 3 r प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अगर हम nth टर्म की बात करेंगे, अच्छा सारे टर्म्स में आपको a तो दिख ही रहा है ना, सारे टर्म्स में ये दिख रहा है, तो nth टर्म में भी आपको a देखने को जरूर मिलेगा इनटू r टू द पावर। अब पहला टर्म में r 0 था, सेकेंड टर्म में r 1 था, थर्ड टर्म में r 2 थे, फोर्थ टर्म में r 3 थे, तो उस हिसाब से nth टर्म में क्या होगा, nth n से एक कम r होगा, है कि नहीं, n से एक कम r होगा, ठीक है। नहीं आनंद, पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, या तो सिर्फ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव होगा, लेकिन सिर्फ नेगेटिव नहीं होने वाला, वो भी डिस्कस कर लूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो गाइज दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला जिसके ऊपर अब आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, nth टर्म वाला, ठीक है। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ट्राई टू अप्रोच द क्वेश्चंस इन द सेम वे, ट्राई टू अप्रोच द क्वेश्चंस ऑफ अ जीपी इन द सेम वे यू यूज्ड टू डू फॉर एपी, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूलाज में चेंज है, कॉन्सेप्ट में चेंज है, लेकिन अप्रोच कहीं ना कहीं सेम रहेगा। यहाँ पे भी आपको थर्ड टर्म दे दिया जाएगा, सेवेंथ टर्म दे दिया जाएगा, फिर आपको 10th टर्म पूछा जा सकता है, यहाँ पे भी सम ऑफ जीपी आएगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। क्लियर है गाइस? तो अब मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ और आप शुरू करोगे, ठीक है। अभी तक देखो क्या क्या चीजें पढ़ी है, जीपी क्या होता है उसका मतलब देखा, एक दो एग्जांपल्स देखे थे जीपी के। पहला टर्म को ए बोलते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, और लेटर उसका यूज करते हैं आर। उसके बाद दो तीन छोटे पॉइंट्स आपको दिखाए कि यहाँ पे पहला टर्म कभी भी जीरो नहीं होता, कॉमन रेशियो अगर आपको निकालना पड़ेगा तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, इस तरीके से कर सकते हो। वहां पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो वही चीज यहाँ पे भी लग रहा है, बट यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। और साथ ही साथ कुछ लोगों के मन में डाउट हो सकता है कि फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा या कॉमन रेशियो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो नहीं भाई साहब, यहाँ पे भी नेगेटिव फर्स्ट टर्म हो सकता है, नेगेटिव कॉमन रेशियो हो सकता है, ठीक है। फिर ये आ गया अपना nth टर्म ऑफ अ जीपी, nth टर्म ऑफ अ जीपी हो गया a ar ar स्क्वायर ar क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है कि जिस वाले टर्म पे जा रहे हैं उससे एक कम r हमारे पास प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से अगर nth टर्म की बात करेंगे तो a इंटू आर टू द पावर n-1 ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता, एक सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द मान लीजिए 10th टर्म of 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। तो इस केस में क्या होगा कि आप यहां देख लोगे कि दिस इज अ जीपी, दिस इज अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए, यहाँ पे पहला टर्म जो है वो 3 है, और जो कॉमन रेशियो आप देख सकते हो कि 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से कॉमन रेशियो निकालना होगा, तो आप सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे, तो 9/3 हो गया आपका ये 3, ठीक है। तो फिर जब आपको 10th टर्म पूछा गया है, देयरफॉर जब आपको 10th टर्म पूछा गया है तो ऊपर बॉक्स में जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, a इंटू आर टू द पावर n-1, तो ये हो जाएगा 10-1। अब a का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 है, r का वैल्यू भी 3 है, और उसके ऊपर पावर है 9, तो ये फाइनली बन जाएगा 3 टू द पावर 10, ठीक है। फाइनली बन जाएगा ये 3 टू द पावर 10। तो दिस इज हाउ यू जस्ट, मतलब समझ रहे हो कि एकदम सेम अप्रोच है जो हमने एपी में क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त यूज किया, ठीक है, सेम अप्रोच, राइट। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, nth टर्म का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, जीएम, बस इसके बाद क्वेश्चन है, ठीक है। if fourth term of a GP, शुरू करो गाइस, if fourth term of a GP is 3, then find the product of first 7 terms, then find the product of first 7 terms। चलो सॉल्व करो।
फटाफट क्वेश्चन नोट कर लो, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके अगला क्वेश्चन लिखूंगा। नीतीश कुछ पूछना है तब अनम्यूट करो ना खुद को, बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हो? बैकग्राउंड से आवाज आती है ऊपर से, 2-3 बार हो चुका है। गाइस दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 7 टर्म्स ना 7 टर्म्स को लिख लो। फर्स्ट 7 टर्म्स है तो पहला टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, मल्टीप्लाई करो, a कॉमन आएगा, r कॉमन आएगा, तो आपको वहां से कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर लिया। नितेश नेटवर्क प्रॉब्लम है तो लेकिन म्यूट करके रखो, एंटर होते ही आप वो ऑफ कर सकते हो ना। तो निशांत ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, वेरी गुड निशांत। चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूँ फिर, जिन स्टूडेंट्स ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। Three numbers are in GP if we double the middle term, we get an AP. ठीक है, आनंदराज गलत है, निधि सही है। तो निशांत है, निधि ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्विकली टेक द स्नैपशॉट एवरीवन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, क्विकली टेक द स्नैपशॉट। अभी आए हैं क्या आप? नो अल्ताफ, गलत है पहले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा सेकंड क्वेश्चन आई होप आप सबने स्नैपशॉट ले लिया होगा, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू राइट द थर्ड क्वेश्चन। अनुष्का आई थिंक इट्स करेक्ट, आपने शायद मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, करेक्ट। अनमोल प्रिया सही है, रविराज सही है। यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई, 3 के पावर्स में आंसर दे सकते हो, ओके। तो ये सेकंड टर्म है, सेकंड क्वेश्चन है। आई होप आप सबने स्नैप ले लिया है। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। गौरव आद्या सही है आंसर, ज्योति सही है, वेरी गुड। आई एम राइटिंग द थर्ड क्वेश्चन हियर। एपी अगर अच्छे से किए हो ना तो इसमें मतलब कि आपको क्या है कि क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच ऑलरेडी पता है, बस कुछ नए फॉर्मूला और कुछ नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं, इतना ही अंतर है। द सम ऑफ
the sum of three numbers, in GP is 56. ठीक है? If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, we obtain an AP. So find the numbers. नीतीश, लीनियर एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ax plus b वाले होते हैं, ठीक है? अब nth टर्म का जो फॉर्मूला है दैट इज a plus n minus 1 into d, तो वहां पे n के ऊपर हाईएस्ट पावर आपको कितना दिख रहा है? 1 दिखता है, तो इसीलिए कहते हैं कि nth टर्म ऑफ एन AP इज अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x, ठीक है? इट्स अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x. So this is the third question, guys. Just try out this question. Okay, so let's start with the discussion of the solutions. ठीक है? निधि ने सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर दिया है, निधि जस्ट क्या है कि मैं क्वेश्चंस लिख रहा था. निधि सही है आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही है. आनंद कुमार, if you want to ask some question only then click on mute यार, म्यूट खुद से नहीं होता है, आपको दबाना पड़ता है उस बटन पे. निकाल देना इसको भी. आनंद कुमार गलत है.
निशांत सही है। तो निशांत एंड निधि ने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। एनीवेज आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया था। ए फोर्थ, अच्छा साथ ही साथ यार, अभी यहाँ पे 43 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, 10 या 11 स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है। बाकी लोग, आपको क्या लग रहा है कि आंसर देना जरूरी नहीं है या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा? अगर आंसर देना जरूरी नहीं लगता इनमें से अगर कोई है ना, नाम बताओ, रिमूव करूंगा यहाँ से। यू आर नॉट फिट फॉर सिटिंग हियर, ठीक है? और अगर किसी से सॉल्व नहीं हो रहा तो प्लीज मेंशन ऑन द चैट यार। आप यहाँ पे मूवी थोड़ी देख रहे हो। You guys are just not taking how the classes go on. If you guys are not responding, ultimately क्लास में 10 से 15 बच्चे हैं, तो इस 10 से 15 बच्चों को हटा, बाकी सबको हटा दूंगा ना, तो मेरा क्लास शायद ज्यादा अच्छे से चलेगा, मेरा मूड ज्यादा अच्छा रहेगा कि मुझे पता है कि क्लास में जितने रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चाहे सॉल्व हो रहा है तब सॉल्यूशन भेज रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहा तो भेज रहे हैं। Okay, Riya. So fourth term of a GP is given. अब उस हिसाब से अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो what is given to us? A into r to the power 4 minus 1. तो a into r cube, this is given as 3. ठीक है? A into r cube, this is given as 3. इसको मार्क कर लिया 1. And what do we need to find out? We need to find out the product of first 7 terms. तो product of first 7 terms मतलब a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, ठीक है? अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो a इंटू AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब AR टू द पावर 4 AR टू द पावर 5 इंटू AR टू द पावर 6। ओके, कहने के लिए यही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। आप सब समझो कि जब आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये सब दिया था, आप बेसिक चीज क्या कर सकते थे? आपको सोचना था कि मेरे पास क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है और उस छोटे से इंफॉर्मेशन पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा है। तो मैं बेयर मिनिमम चीज, चाहे किसी से सॉल्व हो या ना हो, वो यहां तक तो लिखना उसकी कॉपी में होना चाहिए। अगर वो यहां तक नहीं लिख रहा है तो वो ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब उसके अंदर वो कह सकते हो कि डेडिकेशन नहीं है कि मेरे को सॉल्व करना ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को लिखना आना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7। तो a अगर 7 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो सिंपल एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 8 का टॉपिक है, 7 बार a मल्टीप्लाई हो रहा है, सबका बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। सबके ऊपर पावर 1 है तो 7 बार ऐड मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आ जाएगा 7। फिर बात करते हैं r का। तो r के ऊपर अगर आप देखोगे तो पहला वाला r के ऊपर पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो इधर अगर लिखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है? तो ये हो गया a टू द पावर 7 इंटू r टू द पावर, ये कितना हो गया? 15 6 21 हो गया ना, 21। अब आप थोड़ा सा सोचो, क्वेश्चन ने आपको कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है? a इंटू r टू द पावर 3। क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है? a टू द पावर 7 इंटू r टू द पावर 21। क्या हम किसी तरीके से इसको मैनिपुलेट करके a इंटू r पावर 3 में ला सकते हैं? किसी तरीके का मैनिपुलेशन करके बताओ। तान्या, रिया, आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ था, बताइए, सोचो आप लोग। एग्जैक्टली रिवांश, अगर आप 7 पावर कॉमन ले लेते हो, 7 पावर अगर कॉमन ले लेते हो दोनों में, ठीक है,
क्योंकि दोनों 7 के मल्टीपल हैं पावर्स में, तो अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। और अब ये a इंटू आर क्यूब के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 टू द पावर 7, ये हो गया 3 टू द पावर 7। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना ही क्वेश्चन ने पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, इतना ही क्वेश्चन ने पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, बस बात खत्म है। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर्स आर इन एपी। अभी आपको तो नहीं पता कि 3 नंबर्स है जो कैसे लेने हैं, तो इधर आप क्या कर सकते हो, let the three numbers be AR into AR square, AR into AR square। ठीक है, अच्छा, I can see कि people are getting the answer for question number 3. Just so question number 3 का आंसर रिवांश त्रिपुरारी सही है आपके। आदर्श आनंद गलत लिखे हो। आदर्श आप खुद से चेक करो एक बार। ठीक है, लेट द 3 नंबर्स बी AR स्क्वायर, ये हमारे AP GP वाले हो गए, राइट। फिर हमने क्या बोला कि मिडिल टर्म को अगर डबल कर दिया, मिडिल टर्म को अगर डबल कर दिया तो वो अब AP में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A मिडिल टर्म है AR, उसको डबल करोगे तो क्या बन जाएगा 2AR, और ये हो गया हमारा AR स्क्वायर। तो ये वाला क्या है, ये दिस इज एन AP। तो अब अगर ये AP में है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों का कॉमन डिफरेंस को इक्वेट कर सकते हो ना। तो इम्प्लाइज 2AR माइनस A इज इक्वल टू AR स्क्वायर माइनस 2AR। ठीक है, तो उस हिसाब से बन गया AR स्क्वायर माइनस 4AR, AR स्क्वायर माइनस 4AR प्लस A इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये इसको ठीक से देखो, ये सॉल्व करना है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन है नहीं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन है नहीं। If we double the middle term, we get maybe then find the common ratio of GP. ठीक है, तीन नंबर अगर GP में दिए हुए हैं अनुष्का का कहना है A का वैल्यू 1 लेट करना है। गाइस देखो, हमें ये सॉल्व करना है ना। A क्या है, इट्स द फर्स्ट टर्म एंड वी नो दैट A इज नॉट इक्वल टू 0। याद है मैंने सेकंड स्लाइड में लिखा था कि कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं,
उसमें लिखा था कि a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो ना, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा अनुष्का, a 1 नहीं लेंगे, हाँ a कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा r स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आदर्श कौन कह रहा है एपी में, आदर्श आनंद एपी में 2a 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, आखिर होता कैसे यार, b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b करते हो, फिर ही b को एक साइड लाते हो तो 2b इज इक्वल टू c प्लस a आता है ना, रट्टा मारना नहीं है भाई, ट्राई टू रिमेम्बर द लॉजिक। रोशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्या है कि मैंने वो चीज बताई नहीं है, इसीलिए मैंने सिंपली ये रखा है कि कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट ए आर स्क्वायर तो पकड़ेगा। सो अब देखो ये a को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो वी आर लेफ्ट विद r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से a एलिमिनेट हो रहा है, इस तरीके से a एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनुष्का, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रिवांश कुछ लंबा नहीं जा रहा, खत्म होने वाला अब ये क्वेश्चन। निशांत, द क्वेश्चन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज करेक्ट। गुलमेश्वर, जीपी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट अभी जो क्वेश्चन का कंडीशन था उस कंडीशन से ऐसा इक्वेशन आया ना, ठीक है, उस कंडीशन से ऐसा क्वेश्चन आया। आद्या माइनस लिखना भूल गए हो बीच में। तो नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन आर। मिडिल टर्म फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे, तो देन यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला हो गया r इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a, ठीक है, अपॉन 2a। ये हो गया आपका प्लस 4 प्लस माइनस और रूट के अंदर देखो क्या रहा, तो 16 माइनस 4 12, ये एक तरीके से 12 हो गया। अब देखो 12 में से कितना चीज रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो 12 होता है 4 इंटू 3, 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो आपका बन जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 2। तो यहां से फाइनली ऊपर नीचे से 2 कैंसिल करोगे तो आएगा आपको 2 प्लस माइनस रूट 3, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ प्लीज हैव अ लुक, टेल मी इफ इट इज नॉट क्लियर। आद्या अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, मीनवाइल जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है उनके लिए मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप भी खाली ना बैठो। मैं एकदम फालतू फालतू क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप मॉड्यूल या उधर से सॉल्व कर लेना। I am just writing the questions which are slightly different from the previous questions. If the continued product of three numbers, if the continued product of three numbers is 216 and the sum of their product in pairs, their product in pairs is 156, then find the numbers, ठीक है। सो जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है ना, उनके लिए ये रहा, जल्दी से स्नैपशॉट ले लो यार, मैं इस स्लाइड पे रुक नहीं पाऊंगा, जल्दी से स्नैपशॉट ले लो।
नहीं रिवांश, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स दिया हुआ है। एक मिनट यार, मैं 3 नंबर्स इन जीपी लिखा हुआ है। हाँ ये पार्ट मिस हो गया। 3 नंबर्स दोबारा स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। इन जीपी इज 216, ठीक है। तो 3 नंबर्स जो जीपी में थे उनका जब प्रोडक्ट लिया गया वो आया 216, ठीक है। आई होप आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। आई एम मूविंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान से समझोगा। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर बेसिक इक्वेशन लिखना तो अब आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आगे क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, मे बी डिफिकल्ट, बट पढ़कर उस हर स्टेटमेंट का इक्वेशन बनाना तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है हर स्टूडेंट का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। तीन नंबर्स का सम दिया हुआ है जीपी में। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस कर ही लेते हैं क्या। जिस तरीके से एपी में जब हम टर्म्स को अज्यूम करते थे, जिस तरीके से अज्यूमिंग टर्म्स इन अ जीपी, मान लीजिए कि जीपी में टर्म्स अज्यूम करने वाली बात है, ठीक है। जीपी में टर्म्स अज्यूम करने वाली बात है, तो उस केस में ओके, तो जब हमको 3 नंबर्स अज्यूम करना हुआ, जब हमको 3 नंबर्स अज्यूम करना हुआ, तो उस केस में आप रखोगे a बाई आर पहला टर्म, a बीच वाला टर्म और a इंटू आर अगला टर्म, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इस वाले केस में जो कॉमन रेशियो है, दैट कॉमन रेशियो इज 1, सॉरी दैट कॉमन रेशियो इज r, ठीक है ना। कॉमन रेशियो r है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली 5 नंबर्स अगर मानने पड़े, 5 नंबर्स अगर अज्यूम करना पड़ा, तो उस 5 नंबर्स में से जो बीच के 3 नंबर्स होंगे वो यही होने वाले हैं। तो a बाई आर, a एंड ए आर, ये बीच के टर्म्स तो रहेंगे ही। इसके आगे आ जाएगा ए आर स्क्वायर और इसके पहले रह जाएगा a बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बीच के 3 टर्म्स वही हैं और एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, सिंपली आर वाला अगेन। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे भी क्या काम कर रहे हैं, अगेन द कॉमन रेशियो इज आर हियर, ठीक है। अगेन द कॉमन रेशियो इज आर हियर। अंशु, जरूरी नहीं है कि आपको यही लेना है, यू कैन टेक ए, जैसे पिछला क्वेश्चन था। अभी यहाँ पिछला क्वेश्चन में हमको 3 नंबर्स अज्यूम करना था कि नहीं यहाँ पे, तो मैंने 3 नंबर्स को क्या माना, ए आर एंड ए आर स्क्वायर ही तो माना है। लेकिन व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग इज कि अब यहां से ना, क्योंकि जनरली मान लो अगर कोई एक इंफॉर्मेशन दिया है जहां पे तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बारे में बात हुई है, तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बारे में बात हुई है, तो देखो आप अगर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आर, पहला टर्म का आर डिनोमिनेटर में है, अगला टर्म का आर न्यूमरेटर में है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मतलब कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए तो याद कीजिएगा, एपी में भी जब हम 3 टर्म्स 5 टर्म्स मानते थे तो कॉमन डिफरेंस दिया जाता था। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लेते हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो जब 4 नंबर्स अज्यूम करना हुआ, तो एक टर्म रहेगा ए आर बीच का टर्म और उससे पहले वाला टर्म रहेगा ए बाई आर। मतलब हम टर्म्स को एक्चुअली में ऐसे अज्यूम करते हैं ना, ताकि हमारा जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आर कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आर कैंसिल हो जाएगा। तो बीच के 2 टर्म्स ये रहे। तो आप देखो कि यहां से आगे जो गया, कितना आगे गया ये पहचान सकते हो। यहां से ये एक्चुअली में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ। तो वही अगर आप ए आर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए इंटू आर का क्यूब बन जाएगा। सिमिलरली अभी अगर हमको सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म पे जाना है तो हमको आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा ए बाई आर क्यूब।
a बाई आर क्यूब, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कॉमन रेशियो की बात करेंगे ना, यहाँ पे अगर हम कॉमन रेशियो की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो कॉमन रेशियो होगा वो है आर स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, जब एज्यूम करना होगा तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यस प्रिवांश, एग्जैक्टली। 3 पेज बनेंगे। मान लो एबीसी अगर 3 नंबर्स है तो AB प्लस BC प्लस AC। सो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, सम ऑफ 3 नंबर्स इन अ जीपी इज गिवन, ठीक है। अब यहाँ पे हम वो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, जरूरी नहीं है, बट चलो अब हम, क्योंकि हमने जस्ट अभी वो चीज डिस्कस किया है, सो लेट द 3 नंबर्स बी A बाई आर, A एंड AR, ठीक है। अगर किसी ने A, AR एंड AR स्क्वायर मानकर सॉल्व किया क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही आएगा, ओके। इनफैक्ट इसमें ये एज्यूम करके मुझे कोई फायदा दिख भी नहीं रहा है फिलहाल, ब्लाइंड आई से, नेकेड आई से। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा दिस इज नाउ एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस टर्म ना, प्रीवियस क्वेश्चन, ये इसी क्वेश्चन के जैसा है ना। 3 नंबर्स जीपी में है, अगर हम बीच वाले टर्म को डबल कर देंगे तो हमको एपी मिलेगा। यहां भी देखोगे तो सम ऑफ 3 नंबर्स, अच्छा सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 3 नंबर्स मतलब A बाई आर प्लस A प्लस AR, दिस सम इज गिवन एज 56, ठीक है। और क्या दिया है दूसरा इंफॉर्मेशन कि अगर 1, 17 और 21, सॉरी 1, 7 और 21 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो AP आएगा। तो दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है, एंड पहला टर्म से A मतलब A बाई आर में से 1 माइनस किया गया है, बीच वाला टर्म में से 7 माइनस किया गया है, और लास्ट वाले में से 27 माइनस किया गया। तो A बाई आर माइनस 1, A माइनस 7 एंड AR माइनस 21 फॉर्म्स एन AP। सो दिस फॉर्म्स एन AP, ठीक है। ये हमको दिया हुआ इंफॉर्मेशन। अब जब AP दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, वेरी गुड शिवांशु, सही है। जब AP दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं हम, वही 2B इज इक्वल टू A प्लस C करते हो, ठीक है। सो ट्राई टू, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। क्वेश्चन में पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 56, दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है AP वाला, तो दूसरे इंफॉर्मेशन को यूज करके हम कैसे सॉल्व करेंगे। सर यस सर एक बार क्वेश्चन नंबर 4 दिखाइए। ये रहा। ओके सर, हो गया। अच्छा एक दो छोटी चीजें जो मुझे फिलहाल जो मैं 2 स्टेप आगे चल रहा हूँ अपने माइंड में, मुझे दिख रहा है कि A बाई आर की जगह अगर हम नॉर्मल वाला फॉलो करें तो ज्यादा इजी होता, ठीक है। बट फिलहाल क्योंकि हमने ये गलती की है, गलती क्या की है, बस मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया आपको तो इसी को यूज कर, तो इससे हमें बस कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये आप जनरली हम तब फॉलो करते हैं जब हमको क्वेश्चन में प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो अगर इस तरीके से ज्यूम करते हैं और हम फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन था सम का, तो नो वरीज,
आगे बढ़ते हैं फिर। इस पार्ट को अगर देखें तो यहाँ पे a इंटू 1/r प्लस 1 प्लस r दिस इज इक्वल टू 56। इसको 1 मार्क कर लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल दिस इज गिवन इन AP, सो मिडिल टर्म इज a minus 7 implies 2 times of a minus 7 is equal to पहला टर्म एंड तीसरा टर्म, तो a/r minus 1 प्लस AR minus 21, ठीक है। प्रोडक्ट करो यहाँ पे, तो 2a minus 14 is equal to a/r minus 1। एक मिनट गाइस, अब हम बेसिकली क्या करना चाहेंगे, सारे कांस्टेंट को एक साइड और बाकी AR वाले एक साइड। तो 2a यहाँ पे है, ये a/r यहाँ आ जाएगा, AR भी यहाँ आ गया, और 14 को यहाँ भेज देते हैं, तो प्लस 14 माइनस 1 माइनस 21, ठीक है। अगेन a कॉमन ले लिया। हाँ हाँ बोलिए सर, कैसे लिखे वहाँ पे? क्या लिखे हो? 2a minus 7। 2a माइनस सर 2 कहाँ से एज्यूम किए? 2, देखो ये वो होता है ना, इफ ABC आर इन AP, अगर ABC 3 टर्म्स AP में होते हैं तो बीच वाले टर्म का जो डबल होता है वो बाकी दो टर्म्स के सम के बराबर होता है। ये एक्चुअली आता कैसे है, तो B माइनस A, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आपका कॉमन डिफरेंस होगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी आपका कॉमन डिफरेंस होगा। तो अब B को एक साइड ले आओगे तो वहां से 2B बन जाता है, और A को यहाँ भेज दोगे तो C प्लस A हो जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। सो अब देखो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट मैंने खुद ही कर लिया, बट अगेन व्हाट इज माय अप्रोच इज वेरी क्लियर भाई साहब। ऊपर a इंटू आर का एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 56 था, यहाँ पे भी हम a इंटू कुछ r का एक्सप्रेशन ले आते हैं, तो 2 माइनस 1/r माइनस r इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, -7 -8, ठीक है। सो अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो मैं अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करूंगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करूंगा, तो फिर a कैंसिल हो जाएगा, राइट। ठीक है, ऊपर 56 था और यहाँ पे -8 हुआ, राइट। अब यहां से सॉल्व हो जाएगा ना फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। एक मिनट,
फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हूं? फाइंड द नंबर्स। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दिवांश आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ सही है या गलत है। अल्ताफ गलत है आपका, आदर्श आनंद गलत है, रोशन गलत है इसका, पीयूष गलत है, त्रिपुरारी गलत है। ठीक है, सो गाइस आई थिंक इसके आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बीच में 1/r के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, बट नाउ इट्स कंप्लीटली सॉर्टेड। लुक एट द अप्रोच। सबसे पहले सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज गिवन एज 56। तो 3 नंबर्स जो जीपी में थे उनको माना गया a/r, a, ar। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन तीनों का सम 56 के बराबर है। तीनों में a कॉमन ले लिया, इक्वेशन नंबर 1 बनाया। फिर क्वेश्चन ने बोला कि 1, 7 और 21 उसी ऑर्डर में अगर रिड्यूस करते हैं, मतलब पहला ऑर्डर से 1, अगले ऑर्डर से 7 और उसके अगले पहले टर्म से 1, सेकेंड टर्म से 7 एंड थर्ड टर्म से 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एपी मिलेगा। तो पहला टर्म हमारा a/r था, उसमें से 1 माइनस किया, सेकंड टर्म a था उसमें से 7 माइनस किया, थर्ड टर्म हमारा ar था उसमें से 21 माइनस किया। दिस फॉर्म्स एन AP। अब अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो बीच वाले टर्म का डबल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू टर्म्स। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हमने क्या ट्राई किया, जैसे इक्वेशन 1 बना हुआ था ना, a अकेला किया, b ब्रैकेट में r का एक्सप्रेशन था, सेम अप्रोच यहाँ पे भी रखा मैंने, a अलग किया, ब्रैकेट में r का एक्सप्रेशन रखा, दिस इज इक्वल टू -8। तो मैंने फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखा, तो दोनों में a कॉमन है, तो जब डिवाइड करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा। a कैंसिल होने के बाद आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, राइट। अब इसके बाद बेसिकली क्या करना है, सॉल्व दिस। यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा r का, ठीक है। सॉल्व दिस टू गेट अ क्वाड्रेटिक expression, solve this to get a quadratic expression in r, ठीक है। solve this to get a quadratic expression in r and get the values of r। फिर वहां से आप r की वैल्यूज उठाओगे and get the values of r, ठीक है। इसके बाद r का वैल्यू आ गया, हमको a चाहिए, तो फिर अगला चीज क्या करना है, put the values of r obtained, put the values of r, जो भी r की वैल्यू आई है ना, obtained in either 1 और 2, वो या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा या फिर 2 में पुट कर दीजिएगा टू गेट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, टू गेट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। दिस विल बी इट। साथ ही साथ मैं आंसर लिख देता हूं, क्योंकि इसके आगे आप सिंप्लीफिकेशन तो आई कैन लीव इट ऑन यू, राइट। व्हाट वाज द क्वेश्चन हियर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था। r इज इक्वल टू 2, तो उस केस में टर्म्स जो आएंगे, जब r 2 है तो a का वैल्यू 8 आएगा, और जब r 1/2 है तो a का वैल्यू 32 आएगा, ठीक है। और दोनों ही केस में तो 3 नंबर्स आप फिर निकालने की कोशिश करोगे, 3 नंबर्स आर 8, 16 एंड 32, ठीक है। तो जस्ट फॉलो दिस, we have roughly 10 minutes left. Quickly let's complete the next question, okay, let's complete the next question। हाँ जी,
नदीम बोलो, अनम्यूट क्यों 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 किए हो हैं, इतनी जरूरत? रिवांश कह रहा है फोर्थ का मेरा तो अजीब सा एक्सप्रेशन आ रहा है। सिद्धांत आर का वैल्यू ये किसका आया है आपका? अभिनव जस्ट एक मिनट रुक जाओ। तो ठीक है, अभिनव का देख रहा हूँ कुछ आंसर भेजा है। डू आई हैव द आंसर हियर या मिस कर गया मैं? हाँ अभिनव गलत लिखे हो, मतलब फोर्थ का आंसर वो नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल वैल्यू थे यार, इंटीजर्स है सब। अल्ताफ कह रहा है सर फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड टर्म तो 6 होगा, बाकी पता नहीं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा यार। सर 2 6 18 यार। हाँ ठीक है, द आंसर इज 2 6 18। चलो अब मैंने आंसर तो बता दिया, 2 6 8 2,6,18। तो अब जी जान लगा दो। और वो बीच के तीन वैल्यूज कैसे भी लेकर आओ। बोर्ड का एग्जाम है और आपको क्या होता है, 10th में तो बोर्ड दे चुके हो, बहुत बार आपके साथ ये हुआ होगा कि क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व हुआ नहीं हुआ, लास्ट के 2-3 स्टेप सही लिखते हैं, राइट? ओके, 7-8 मिनट बचे हुए हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, एंड अगली क्लास में फिर हम सम वाले पार्ट पे चलेंगे। अच्छा, इनफैक्ट कैन आई डू वन थिंग, आपको मैं सम का कॉन्सेप्ट खुद से होमवर्क दूंगा पढ़ने के लिए। चलो यहाँ पे देखिएगा गाइस, यहाँ पे ना वो a बाई आर, a एंड ए आर लेना फायदा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, दिख रहा है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट 10 minutes, डोंट लीव इन बिटवीन। आई डोंट लाइक स्टूडेंट्स लिविंग इन बिटवीन एंड आई कीप अ ट्रैक। और जब वो ऑफलाइन आएंगे तो मैंने अच्छे से उन्हें प्यार करना है, ठीक है? लेट द 3 numbers be a by r, a and a r square। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे ये लेना क्यों फायदेमंद है? प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट we are actually the first statement is saying about the product of the numbers। पहला स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बारे में बता रहा है। तो जैसे हम इसका मल्टीप्लिकेशन AR होगा ना? हाँ AR होगा, AR होगा। एक ही स्टूडेंट है जो मेरी गलती सही करती है यहाँ पे, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट 216 हुआ। तो जैसे ये प्रोडक्ट 216 दे दिया ना, तो हम अगला स्टेप क्या लिखेंगे भाई? अगला स्टेप लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AR into A into AR, this is given as 216। अब जब हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो आप क्लियरली देखो गाइस कि R will get cancelled, R यहाँ से कट गया, ठीक है? तो what are we left with? We are left with A का क्यूब। A का क्यूब is equal to 216। Now if A का क्यूब is equal to 216, then A will be equal to 6, right? यही चीज पे अल्ताफ कह रहा था कि सर बीच वाला टर्म 6 होगा, बाकी मेरे को पता नहीं। ठीक है, देखो ये कॉन्फिडेंस लाता है ये एजम्पशन। ठीक है, रिवांश कह रहा है सर मैं भी यही बोलने वाला था। रिवांश, आपके जो अभी एक प्रत्युष करके स्टूडेंट है 12th में, सेम जिस तरीके की आप यहाँ पे बातें करते हो ना चैट में, वो भी उसी तरीके से करता है। एंड ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आई थिंक क्लास 12, टॉप 2 में आता है, लेकिन बहुत मैसेजेस करता है यार। आधी क्लास में वो इतना जल्दी टाइप कर लेता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद परेशान करता है। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन हो गया ना। अब दूसरा इंफॉर्मेशन, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा होगा, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स। तो इसके लिए मैं सिंपल सा क्या कह रहा हूं, एक छोटी सी चीज लिखते हैं, ठीक है? सर्कल में, ये दिमाग में आना चाहिए एक्चुअली, ये जो क्लाउड है ना दिमाग में आना चाहिए कि लेट द 3 numbers, अगर 3 numbers हम A B C माने, तो जब पेयर्स बनाते हैं ना, पेयर्स बनाओगे आप, तो पेयर्स क्या क्या बनेंगे भाई साहब? AB
BC एंड AC, ये पेयर्स बनेंगे, राइट। और क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्रोडक्ट इन पेयर्स, तो पेयर्स के प्रोडक्ट का क्या करना, हमको सम लेना है। पेयर्स बनाना तो AB, देखो AB को साथ खड़े कर दिया, BC को साथ खड़े कर दिया, AC को साथ खड़े कर दिया, लेकिन हमको उनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, चिपका देना है एक तरीके से। तो अब एडिशन की बात हो रही है तो प्लस प्लस, तो दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, ओके, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। नाउ इन आवर केस द थ्री नंबर्स आर A by R, A and AR, ABC नहीं है हमारे पास, A by R, A and AR है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले तो A by R का प्रोडक्ट एक बार A के साथ, ठीक है, प्लस A का AR के साथ, प्लस पहला टर्म का तीसरे टर्म के साथ, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज गिवन एज 156, ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज गिवन एज 156। अब हमको फटाफट ये सॉल्व करना है, तो दिस इज एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन गाइस, ये एक्चुअली में इजी है। कैसे इजी है, क्यों यहाँ पे इस इक्वेशन में वेरिएबल है A और R, A हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू है 6, तो हम A का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो देखो हर जगह से A स्क्वायर कॉमन ही आ जाएगा, तो हर जगह से A स्क्वायर ऐसे भी कॉमन आ जाएगा, तो पहले वाले में बचा 1/R, अगले वाले में बचा R, और उसके अगले वाले में बचा 1। दिस इज इक्वल टू 156। नाउ A स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे अंदर अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 4 का, और ये हो गया R स्क्वायर प्लस R प्लस 1 इज इक्वल टू 156, ठीक है। तो 36 है, 4 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये आया 9 और ये आया 39, ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 13। सो फाइनली वी हैव 3R स्क्वायर प्लस 3R प्लस 3 इज इक्वल टू 13R, ठीक है। मतलब क्या किया, डिनोमिनेटर का R को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसको वापस लेकर आ गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ अस। मिडिल टर्म फैक्टराइज हो जाएगा ये वाला, माइनस 9R माइनस R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बीच में जो रिफ्रेश होता है ना ये, अब क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले में 3R कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में R माइनस 3 आ जाता है, यहाँ पे -1 कॉमन लोगे आप, फिर से ब्रैकेट में R माइनस 3 आ जाएगा, टेकिंग दैट R माइनस 3 कॉमन we will have 3R minus 1 here, ठीक है। तो either R will be equal to 3 और R will be equal to 1/3, ठीक है, हो गया सॉल्व ये। अब ये जैसे ही सॉल्व हो गया, R की वैल्यू 3 होगी या 1/3 होगी, और हमारा A क्या था, A का वैल्यू तो 6 आया हुआ था, हमको क्वेश्चन है नंबर फाइंड आउट करने के लिए दिया है, नंबर हमने क्या अज्यूम किया है, A by R, A and AR, राइट, A by R, A and AR। तो अब आपका जो सॉल्यूशन लिखोगे ना नोटबुक में, therefore solution if R is equal to 3, अगर R की वैल्यू 3 है, A तो हमको पता ही है, तो A by R जब लिखेंगे तो 6/3, 6 and 6 into 3, तो ये हो गया आपका 2, 6, 18, और जब R की वैल्यू 1/3 है, तो जब A by R करोगे तो ये 6 into 3 हो जाएगा, ये बीच वाला तो 6 है, और ये 6 into R, A into R होगा ना, तो ये, तो फाइनली अगेन वी हैव 18, 6 and 2, ठीक है। Was it difficult? No, it was easier than the previous question. Why was it easy?
बिकॉज जो 3 नंबर्स हमको अज्यूम करना पड़ा था बीच वाले, उन 3 नंबर्स को अज्यूम करने के बाद प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था क्वेश्चन में, और जैसे ही हमने प्रोडक्ट लगाया तो हमको ए का वैल्यू मिल गया 6। ए का वैल्यू जैसे ही 6 मिला, फिर अगला इंफॉर्मेशन था सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स। ये जब इक्वेशन लगाए, ए का वैल्यू पुट कर दिया, तो हमको एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिला आर में। ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो आर में आया, इसको सॉल्व किए तो आर के 2 वैल्यूज आए। तो आपको एक्चुअली में ना ऐसे लिखना पड़ता है कि जब आर का वैल्यू 3 होगा तो ए बाई आर, ए एंड ए आर का वैल्यू आएगा 2, 6, 18। और अगर आर का वैल्यू 1/3 हुआ तो उस केस में पहला टर्म 18, अगला टर्म 6 और उसका अगला टर्म 2 है। ठीक है ना? तो यहीं पे कॉन्सेप्ट खत्म है। एक छोटा सा नोट, बिकॉज वी हैव आवर क्लास टुमारो, राइट? तो आप लोगों को क्या करना है, वी हैव कंप्लीटेड nth टर्म वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड nth टर्म। ये ध्यान में रखेगा, इस कल की क्लास में आना भाई साहब, ताकि वो आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। वी हैव कंप्लीटेड nth टर्म ऑफ अ जीपी, नॉट एन ईयर। ठीक है, ऑफ अ जीपी। होमवर्क फॉर यू गाइस अकॉर्डिंगली, solve all questions based on AN from NCERT से सॉल्व कीजिए, अवंती के मॉड्यूल से सॉल्व कीजिए। ठीक है, सिर्फ AN वाले क्वेश्चंस। ओके, कल की क्लास में टारगेट क्या रहेगा फॉर टुमारो? परसों तक समझो कि जो हमारी सैटरडे को क्लास है, जीपी पूरा खत्म हो जाना है। तो कल की क्लास में सम ऑफ अ जीपी, ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके इसके जो डाउट्स वगैरह होंगे ना एनसीईआरटी और अवंती के मॉड्यूल से, वो हैंडल करूंगा, उसके बाद ये आऊंगा। तो दिस विल बी माय टारगेट। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा, रीड द कॉन्सेप्ट, रीड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम बुक। बस एनसीईआरटी से पढ़ लेना, कहीं से और ज्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं। रीड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे इसके लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी। हाँ, दोनों से। अल्ताफ, आनंद, वो मैंने ही बनाया था, थोड़ी सी गलती हो गई होगी, बिकॉज 10 आपको बीच में गैप दिया जाता है आधे घंटे का। रूटीन में जो 9 to 10:30 था, वो कल जो ऑफलाइन डीएसएस हुआ ना, उसका था। क्लास जो है वो 9 to 10:15, फिर 10:45 to 12 और फिर 12:30, हाफ एन आवर का गैप इन बिटवीन। ठीक है, दोनों से। हाँ गाइस, एनसीईआरटी से भी और अवंती के मॉड्यूल से भी, nth टर्म वाला सारा कर लेना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। पीडीएफ सेंड कर दूंगा। सो आई एम एंडिंग द सेशन हियर। थैंक यू एवरीवन। कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो बताइए। बाय बाय। है कोई क्वेश्चन? ठीक है रेवांश, पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, हिम्मत। गुरु मंत्र कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अप्रोच में अच्छी चीज ये है कि एपी का जो अप्रोच चलता है वही अप्रोच फॉलो करना है। बस एनएस टर्म का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, सम का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, राइट? अप्रोच रिमेन्स द सेम। सो एवरी स्टूडेंट should be able to solve all the questions, and yes, please do complete the homework. आप में से बहुत लोग, जो मुझे कल भी पता चला है कि you guys are not actually, 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली होमवर्क वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, बट बाकी लोग होमवर्क नहीं सॉल्व कर रहे। तो इससे पता है लॉस क्या होगा? सिंपल सी चीज है,
लॉस यही होने वाला है कि आप बोर्ड्स में शायद ठीक ठाक कर जाओ, लेकिन जेई नहीं क्लियर कर पाओगे यार। आप ये ध्यान में रखो कि जो जेई का एग्जाम होता है उस पॉइंट पे आप लोग कहीं ना कहीं 50-60 चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मिलाकर 50-60 चैप्टर्स का आप टेस्ट दे रहे होते हो। तो अभी से अगर इतना नहीं काम करोगे तो वहां कैसे होगा? जस्ट थिंक। सो व्हाट इज द बेटर अप्रोच? जस्ट डू द क्वेश्चंस एज वी से, वो क्वेश्चंस करते चलो और डाउट्स पूछते चलो, बाद में पेंडिंग मत छोड़ो यार। सिद्धांत, मैं तो अभी निकाल रहा हूँ तुम्हें ग्रुप से, ठीक है? निधि का एक क्वेश्चन है, सर इफ ए इज एम ऑफ ए बी एंड सम ऑफ एन एम्स इज एन ए, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? निधि ये कर लो ना आप, जो बीच के जो एम्स होंगे, ठीक है, बीच के जो एम्स होंगे वो याद है मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स का एडिशन सेम होता है, इक्विडिस्टेंट टर्म्स का एडिशन सेम होता है, ठीक है? तो उसी चीज को यूज किया गया है यहाँ पे, उसी चीज को यूज किया गया है। दूसरा ये आप सोच सकते हो कि जो बीच वाले जो n एम्स हैं तो उसका सम लगाओगे तो n/2 फर्स्ट एम प्लस लास्ट एम, तो फर्स्ट एम का वैल्यू लिख दो, लास्ट एम का वैल्यू लिख दो, देखो ए बी के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है? चलो फिर आई एम एंडिंग द सेशन हियर, थैंक यू एवरीवन।